दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम आज आपके साथ है अध्याय 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक परिचय, जिसमें इतिहास के आईने में देख रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। चालू करते हैं मित्रों। राज्य के विभिन्न भागों से की गई पुरातात्विक खुदाई व खोज से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य मतलब वहां से हमें उनकी जानकारियां प्राप्त होती है। तो किन किन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है उनका नाम हम पढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, सुपेकर, आर.वी. जोशी, बी.वी. लाल आदि पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया, मतलब उनको खुदाई करके प्राप्त की जानकारी है। जैसे नरसिंहपुर के निकट पुरातात्विक विदों द्वारा एक खोपड़ी जीवाश्म की खोज की गई। होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर क्षेत्र से इस काल के औजार प्राप्त किए गए। बीबी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र से पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई मित्रों। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी के उत्खनन, सोन घाटी को खोदा गया और वहां पे मिला हमें पूर्व पाषाणकालीन अवशेष 35 स्थानों से प्राप्त हुए थे दोस्तों। जबकि जी.आर. शर्मा ने सतना व रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाणकालीन स्थलों की खोज की थी। किसने की थी मित्रों? जी.आर. शर्मा ने सतना व रीवा के क्षेत्र को खोदकर 100 से अधिक पाषाणकालीन यानी पत्थर से बने वाले औजार, पत्थरों का जहां पे उपयोग होता था उसको हम पाषाण बोलते। पाषाण आने होता है पत्थर, पत्थरकालीन जो सभ्यता थी उन स्थलों की खोज की थी। किसने की थी? जी.आर. शर्मा ने। नरसिंहपुर व भीमबेटका की गुफाओं के उत्खनन, नरसिंहपुर को और भीमबेटका की गुफाओं का क्या किया गया दोस्तों? उत्खनन किया गया। तो पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। पूर्व पाषाण मतलब पाषाण से पहले की सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें नरसिंहपुर से प्राप्त आद्य सोहन किस्म के गंडासे और खंडक उपकरण तथा चौतरा किस्म के हस्त कुठार और विदारणियां भी शामिल है। जबकि भीमबेटका की गुफाओं से सुस्पष्ट निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है दोस्तों? एक श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ भीमबेटका से एस्यूलियन उपकरण की प्राप्ति से बृहद आबादी का संकेत मिला है, जो विदारणियों के निर्माण में अत्यंत कुशल व अनुभवी थे। भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी के क्षेत्र से मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस राज्य में ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के मध्य तक मानव जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। कैसा था मित्रों? पूर्णतया प्राकृतिक था। आगे जानकारी लेते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में क्या क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। मध्य पाषाण काल है 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण कब का था मित्रों? 10,000 ईसा पूर्व का मध्यकाल है। तो देखते हैं मित्रों, भारत में मध्य पाषाण के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कालाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज की। 1964 में आर.वी. जोशी ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ की जो गुफा है, लगभग 25,000 लघु पाषाणोपकरण प्राप्त की रे। भीमबेटका शिलाश्रयों, भीमबेटका की जो शिला है वहां से गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण ढूंढ के निकाले दोस्तों। नवपाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाणकालीन संस्कृति 5,000 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों। समाधान की प्रक्रिया, अग्नि के उपयोग का ज्ञान तथा कृषि व पशुपालन से परिचित हो चुके थे। नवपाषाणकालीन में क्या हो चुके थे ये लोग? समाधान की प्रक्रिया मतलब सबको कहाँ कैसे जलाना है, कैसे उनको गड़ाना है, अग्नि के उपयोग का ज्ञान, अग्नि का कैसे उपयोग करना है, कृषि पशुपालन से परिचित हो चुके थे। इस काल में पत्थरों के अतिरिक्त हड्डियों के औजार भी बनाए जाने लगे थे। किनके? हड्डियों के। भारत में इस संस्कृति की बस्तियों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहां से होता है दोस्तों? मेहरगढ़ से जो मिलता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक भूभाग है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक भूभाग है। इस काल के औजार ऐरण, जतकारा, जबलपुर, दमोह, सागर व होशंगाबाद आदि क्षेत्रों से क्या हुए हैं दोस्तों? प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कौन सी दोस्तों? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को देखें हम तो तांबे का उपयोग होना होता है। ताम्र पाषाण अवस्था की वस्तुओं के प्रमाण पत्थर, ब्लेड, तांबे का प्रयोग यहाँ पे हमको मिले हैं। इस राज्य के पश्चिमी भूभाग से मिले हैं। राज्य के पुरातत्वविदों द्वारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, नावदा टोली, एरण में खुदाई की गई। इसमें कायथा में चौक की सहायता से बनाए गए मिट्टी के बर्तन,
चौक की सहायता से क्या बनाए, मिट्टी के बर्तन मिले दोस्तों, तांबे की चूड़ियां व कुल्हाड़ियां, पत्थर के सूक्ष्म हथियार व मनके प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली में सुनियोजित वस्ती मिली, यहाँ पे लाल काले रंग के मृदभांड, तांबे के उपकरण तथा गेहूं, मटर, चना, चावल की कृषि के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर मालवा में वृषभ मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, और जिससे यह स्पष्ट होता है कि वृषभ इस काल में धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। वृषभ जबकि ऐरण में राज्य के ताम्रकालीन संस्कृति के विकास की संस्कृति स्थिति देखने को हमको यहाँ पर मिलती है। इनमें मालवा व नवदा टोली ऐरण में राज्य में ताम्रकालीन स्थिति को विकास मिलती है, और इनमें मालवा व नवदा टोली के उत्खनन से 1440 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य तथा कायथा व ऐरण के उत्खनन से 2000 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य यहाँ पर हमको मिले हैं। तो यह पाषाणकालीन संस्कृति थी दोस्तों, जो कि हमको यहाँ पे हमको पत्थरों से संबंधित चीजें हमको यहाँ पर मिली हुई है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों सैंधवकालीन संस्कृति। सैंधवकालीन संस्कृति क्या है दोस्तों, इनका टाइमलाइन है 2300 ईसा पूर्व तक। सैंधवकालीन जो संस्कृति थी वो कब तक थी दोस्तों, 2300 ईसा पूर्व तक थी सैंधवकालीन जो संस्कृति थी। इसमें देखें तो हम राज्य में सैंधवकालीन संस्कृति के चिन्ह नहीं मिले हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं, बाकी और दूसरी जगह है। वैदिक काल में देखें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल में यहाँ पे क्या घटना घटी उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आर्यों का भारत में सर्वप्रथम आगमन पंचनद प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, आर्यों का भारत में सर्वप्रथम आगमन पंचनद प्रदेश में हुआ था, लेकिन उन्हें नर्मदा घाटी और उसके प्रदेश की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी दोस्तों, आर्यों को नर्मदा घाटी और उसके प्रदेश की जानकारियां उन लोगों को थी। तो क्या जानकारी थी देखते हैं। महर्षि अगस्त ने, जो अगस्त मुनि थे, महर्षि अगस्त ने नेतृत्व में यादवों का एक झुंड इस क्षेत्र में बस गया। यादवों का एक झुंड यहाँ पे बसा और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार कारकोट के नागवंशी शासक नर्मदा के किनारे काठे के शासक थे। किसके शासक थे दोस्तों, काठे के शासक थे, नागवंशी शासक। ऐसे समय में गंधर्वों से जब उनका झगड़ा हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा। पुरुकुत्स की सेना ने गंधर्वों को बुरी तरह हरा दिया। गंधर्वों को किसने हरा दिया, पुरुकुत्स की सेना ने गंधर्वों को हरा दिया। इस विजय अभियान से खुश होकर नाग शासक ने अपनी कन्या रेवा का विवाह इक्ष्वाकु राजकुमार पुरुकुत्स से कर दिया। किससे कर दिया, पुरुकुत्स से कर दिया। पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा में परिवर्तित कर दिया और इसी वंश के शासक मुचकुंद ने ऋक्ष और परियात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज नरेश मानधाता के नाम से मानधाता नगरी की स्थापना की थी। और वर्तमान में जो मानधाता आज वो खंडवा है, खंडवा नाम से है। यदु कबीले के है शाखा के शासकों के काल में इस क्षेत्र की अभिवृद्धि चरम पर थी। है राजा महिष्मत ने, है राजा कौन था, महिष्मत था, नर्मदा के किनारे महिष्मती नगर को बसाया था इसने। इन्होंने इक्ष्वाकु व नागों को भी हराया। इन्होंने किन किन को हरा दिया, महिष्मत के जो महिष्मती राजा थे, है राजा, इक्ष्वाकु व नागों को हरा दिया। और कीर्तवीर अर्जुन इस वंश का प्रतापी राजा था। कीर्तवीर अर्जुन कौन था, इस वंश का प्रतापी राजा था। क्या, कैसा राजा था दोस्तों, प्रतापी राजा था। आगे देखें महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो महाकाव्य काल में देखें तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य व महाकांतर के घने वन थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे। यदुवंशी नरेश कौन थे, मधु इस क्षेत्र के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे यदुवंशी नरेश मधु। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ में बिताया था। वो कहाँ पे है, अब छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे राम ने अपना समय बिताया था। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दसाण, वर्तमान विदिशा है, जिसको हम दसाण कहते हैं, वो क्या है, वर्तमान में विदिशा है, पर शासन किया। किसने, शत्रुघ्न ने, जिनकी राजधानी कुशावती थी। जबकि पुराणों में वर्णन है कि विंध्य प्रदेश व सतपुड़ा के वनों में कभी निषाद जाति के लोग निवास करते थे, जिनका आर्यों से अच्छा संबंध था। जिनका आर्यों से कैसा था, निषाद जातियों का संबंध आर्यों से काफी अच्छा था, ऐसा पुराणों में बोला गया। महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं का भी अच्छा योगदान रहा है। और इस युद्ध में वत्स, काशी, चेदी, दसाण, मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया। वहीं महिष्मती के नील, अवंती के बिंदु भोज, अंधक, विदर्भ व निषाद के राजाओं ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। किन की तरफ से, महिष्मती के नील, अवंती के विंद, भोज, अंधक
और विदर्भ व निषाद के राजाओं ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ के वनों में भी व्यतीत किया था। कुंतलपुर, कौंडिया जिसको कहते हैं, विराटपुरी, सोहागपुर, महिष्मती महेश्वर के नाम से है, जो अभी महेश्वर स्थित है वो महेश्वती नाम से, उज्जैन महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। प्राचीन जनपद और नवीन नाम उनके क्या हैं? अवंती, उज्जैन थी, वत्स ग्वालियर को कहते थे, चेदी खजुराहो को, अनूप निमाड़ खंडवा खरगोन को, दसाण विदिशा को, तुंडीकेर दमोह को कहते हैं, और नलपुर नरवर जिसको शिवपुरी कहते हैं। दोस्तों आगे के अंग में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, क्या महत्वपूर्ण स्थिति रही है, पौराणिक स्थिति मध्य प्रदेश की, उसके बारे में हम अपनी स्थितियों को स्पष्ट करने का काम करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं। तो जनगण मन में हमारी भी मानती हो